के अर्थ को समझा। अब हम सीमांत दृष्टिकोण की परिभाषा के बारे में जानेंगे। प्रोफेसर लिप्से के अनुसार जो परिभाषा है बच्चों वो अच्छी है। इसे कि एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त दृष्टिकोण को सीमांत दृष्टिकोण कहते हैं। कि जैसे जैसे हम इकाई प्रयोग करते जाते हैं उससे मिलने वाला दृष्टिकोण अलग अलग होता है बच्चों। इसलिए एक अतिरिक्त इकाई कि हमने जो अतिरिक्त इकाई प्रयोग की है उसके पहले जो इकाई प्रयोग की थी उसमें और उसमें कितना डिफरेंस है, यही हमें सीमांत दृष्टिकोण बताता है। बच्चों, सीमांत दृष्टिकोण के 3 रूप होते हैं: धनात्मक सीमांत उपयोगिता, शून्य सीमांत उपयोगिता और ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। जब किसी वस्तु के उपभोग से मनुष्य को कुछ संतुष्टि प्राप्त होती है बच्चों, जब तक संतुष्टि प्राप्त होती रहती है उसे धनात्मक दृष्टिकोण कहते हैं। और उसके बाद भी बच्चों अगर हमारी पूर्णतः संतुष्टि हो गई है, उसके बाद भी हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं तो उस इकाई को हम कहेंगे शून्य दृष्टिकोण, शून्य सीमांत उपयोगिता, यानी कि शून्य सीमांत दृष्टिकोण। तो बच्चों, और अगर हम शून्य दृष्टिकोण के बावजूद जब हमें जिस इकाई से शून्य दृष्टिकोण प्राप्त होता है उसके बावजूद हम और इकाइयों का उपभोग करते हैं तो हमें ऋणात्मक दृष्टिकोण प्राप्त होता है। तो ये तो हुआ बच्चों कि जब तक हम किसी वस्तु का उपभोग शुरू करते हैं और जब तक हमें उससे कोई ना कोई उपयोगिता प्राप्त होती है उसे हम धनात्मक दृष्टिकोण कहते हैं। और उस समय जबकि हमें कोई भी उपयोगिता प्राप्त नहीं होती उसे शून्य दृष्टिकोण कहते हैं। और जब शून्य दृष्टिकोण के बावजूद भी हम इकाइयों का उपभोग जारी रखते हैं तो उसे हम ऋणात्मक दृष्टिकोण कहते हैं, क्योंकि उस समय व्यक्ति को आर्थिक हानि होती है। और अगर वो खाने वाली वस्तुएं हैं, भोज्य सामग्री है, तो व्यक्ति के शरीर में उसको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है उसके तो वह अस्वस्थ होने लगता है। तो बच्चों, यानी कि उसको उस वस्तु की उपयोगिता से कोई लाभ न मिलने की बजाय बल्कि हानि हो रही है, तो ऐसी स्थिति में उसको ऋणात्मक दृष्टिकोण कहेंगे। बच्चों, इसे हम एक तालिका से समझेंगे। हमने रोटी की इकाइयाँ ली हैं जो वो की एक खाद्य सामग्री है, और दूसरे कॉलम में हम सीमांत दृष्टिकोण लिखते हैं और सीमांत दृष्टिकोण के रूप को। बच्चों, जब हमें बहुत तीव्र भूख लगी रहती है तो जैसे ही हम पहली इकाई का प्रयोग करते हैं तो उससे हमें जो तृप्ति मिलती है वो सबसे ज़्यादा मिलती है, क्योंकि हमें बहुत तेज़ उस वस्तु की आवश्यकता महसूस होती है। तो हम जब पहली रोटी का उपभोग करते हैं तो हमें उससे मिलने वाला दृष्टिकोण सर्वाधिक होता है, यानी कि 10 इकाई के रूप में हम उसको दृष्टिकोण को आंकते हैं। फिर इसके बाद जैसे ही हम दूसरी वस्तु का प्रयोग करते हैं हमारी कुछ भूख शांत हो चुकी रहती है, इसलिए उससे मिलने वाला दृष्टिकोण थोड़ा सा कम होता है। 8 इकाई के बराबर उसे हम दृष्टिकोण प्राप्त होगा। और तीसरी इकाई से और उसकी भूख शांत हो चुकी रहती है, उससे मिलने वाला दृष्टिकोण और कम हो जाएगा 5 इकाई के बराबर। और चौथी इकाई से क्योंकि और उसका भूख और थोड़ी सी शांत हो चुकी है तो उसको चौथी इकाई से 1 के बराबर सीमांत दृष्टिकोण मिलेगा। और 5वीं रोटी से चूँकि उसकी पूर्ण तृप्ति हो चुकी है 4 रोटी में, और 5वीं इकाई का उपभोग करता है उपभोक्ता, तो उसे मिलने वाला दृष्टिकोण शून्य हो जाता है, यानी कि उसे कोई भी दृष्टिकोण प्राप्त नहीं होता है। शून्य दृष्टिकोण प्राप्त होने के पश्चात भी उपभोक्ता यदि छठी इकाई का प्रयोग करता है तो उसे -3 दृष्टिकोण प्राप्त होगा। और जैसे ही वो 7वीं इकाई का प्रयोग करेगा वो जो ऋणात्मक दृष्टिकोण है वो बढ़ के 3 से 5 हो जाएगा। और 8वीं इकाई के प्रयोग से -8 हो जाएगा, 9वीं इकाई से -11 और 10वीं इकाई से -14। यानी कि जैसे जैसे हम इसके बाद
इकाइयों का प्रयोग करेंगे, हमें मिलने वाला तुष्टिगुण ऋणात्मक प्राप्त होगा। तो बच्चों, यह है तुष्टिगुण के 3 रूप होते हैं, धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक। और इसके बाद बच्चों, जैसा आपको पता है, तुष्टिगुण के 2 रूप होते हैं, सीमांत तुष्टिगुण और कुल तुष्टिगुण। अब हम कुल तुष्टिगुण के बारे में जानेंगे। बच्चों, कुल तुष्टिगुण उसे कहते हैं जबकि किसी वस्तु की एक से अधिक इकाइयों का उपभोग होता है और सभी इकाइयों से मिलने वाले तुष्टिगुण को अगर हम जोड़ देते हैं तो उसे हम कुल तुष्टिगुण कहते हैं। बच्चों, कुल तुष्टिगुण को हम के भी 3 रूप होते हैं, बढ़ते हुए क्रम में, पूर्ण तृप्ति बिंदु और घटते हुए क्रम में। जो कुल तुष्टिगुण है उसके 3 बिंदु होते हैं। तो बच्चों, जितनी भी इकाइयों का प्रयोग हम करते हैं उन सभी इकाइयों से प्राप्त तुष्टिगुण को जोड़ने के बाद हम उसको कुल तुष्टिगुण कहते हैं। अगर हमने किसी वस्तु की 2 इकाई प्रयोग की हैं तो उन 2 इकाइयों के प्रयोग से हमें जितना तुष्टिगुण मिला है उसे हम कुल तुष्टिगुण कहते हैं। उन दोनों इकाइयों से मिलने वाले तुष्टिगुण को जोड़ करके हम